11th क्लास के अंदर जो फाइनल अकाउंट पढ़े थे, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के अंदर 11th क्लास के हमने जो भी चीजें पढ़ रखी है फाइनल अकाउंट्स में, ध्यान रखना वो किस बिजनेस के बारे में पढ़ा था हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटर, एकल व्यवसाय। किसके बारे में पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटर, यानी कि जो एक सिंगल आदमी होता है जो पूरे बिजनेस को चलाता है, वो अकेला उस बिजनेस का मालिक होता है। उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को भी वो क्या करता है? खुद ही घर पे लेके जाता है। लॉस भी होगा तो वो अकेला क्या करेगा? उसको बेयर करेगा। हिंदी में इसको कहते हैं अपन एकल व्यवसाय। तो आपने जो अकाउंट्स पढ़े थे फाइनल अकाउंट्स के, कहां पर? 11th क्लास के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हमने पढ़ी बैलेंस शीट। ये फाइनल अकाउंट किसके थे? एकल व्यवसाय के, जो सिंगल आदमी अपने बिजनेस को चलाता था, यानी जैसे एक दुकान वाला हो गया, है ना, एक कोई ऐसा आदमी जिसका पूरा का पूरा बिजनेस खुद का है, कोई पार्टनर वार्टनर नहीं है, खुद अपने बिजनेस को चला रहा है, सारे प्रॉफिट खुद ही घर पे लेके जाएगा, पूरे बिजनेस को मैनेज भी क्या करेगा? वो खुद करेगा। उनके बारे में आपने पढ़ा था। अब अपन 12th के अंदर आ गए तो उसके अलावा सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे जैसे 12th में पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे होती है, एनपीओ क्या होता है, अभी हम थोड़ा इसके ऊपर भी समझेंगे। हम देखेंगे कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होती है, समझ रहे हो। तो फाइनल अकाउंट्स में ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी 11th के अंदर सोल प्रोप्राइटर के बारे में। अब अपन थोड़ा स्टार्ट करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस का, कोई भी बिजनेस हो, उसका ऑब्जेक्ट, उसका उद्देश्य क्या होता है, बता सकते हो? किसी भी बिजनेस का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। आपने अगेन जो 11th में पढ़ा था, जो सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस चलाता था, उनका भी एम जो होता था, उद्देश्य होता था, वो क्या होता था? प्रॉफिट कमाना। लेकिन अपन अभी जो जिसकी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम ही क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संस्थान। यानी ऐसे बिजनेस जिनका उद्देश्य, जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य सर्विसेज प्रोवाइड करवाना होता है, सुविधाएं देना होता है, सेवाएं देना होता है, उन सारे बिजनेस के हम अकाउंटिंग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले, ठीक है। ये चैप्टर मैंने इसलिए भी स्टार्ट कराया है कि आपके लगभग 12th में जितने भी चैप्टर है ना, उसका हर एक चैप्टर का अगले चैप्टर से रिलेशन होता है, लेकिन ये पूरा बिल्कुल ही सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। इसका दूसरे किसी भी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में ऐसा चैप्टर ही करते हैं, ठीक है, ताकि कुछ अगर बच्चे बाद में आते हो तो उनको दिक्कत नहीं आए। तो किसी भी बिजनेस का मेन एम जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, लाभ कमाना होता है, क्लियर है। लेकिन हम जिन बिजनेस की बात कर रहे हैं उन बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव, उनका ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, सर्विस प्रोवाइड करना होगा। यानी इनका जो ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट अर्न करना नहीं, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना होगा। अब ऐसे कौन से बिजनेस होते हैं? क्या ऐसे बिजनेस होते भी हैं क्या जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता? होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्कूल। अब हमारी थिंकिंग कुछ और हो सकती है, सर स्कूल वाले फीस बहुत ज्यादा लेते हैं, ये वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है, एजुकेशन देना होता है। हॉस्पिटल अपने पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, समझ पा रहे हो। इसी तरीके से अनाथ आश्रम जो होता है, ऑर्फनेज क्या होता है? अनाथों को अपने यहाँ रखना, उनका उद्देश्य बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो ऐसे बिजनेस जो होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना होता है, उन्हीं बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर लाभकारी संस्थान। क्लियर है पॉइंट? चलो अब इस चैप्टर में हम हॉस्पिटल, ठीक है, स्कूल, ऑर्फनेज, इनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम बात किसके बारे में करेंगे? एक मोहल्ला है आपका जहां पर आप रहते हो, वहां पर कई लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। होता है ना, कई बार हमारे मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पर सपोज कीजिए 20 लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट बहुत पसंद है और ये हर सैटरडे को क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो इन सबने मिलकर एक ऐसा डिसीजन लिया कि काम करते हैं, अपन एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, ठीक है। हम सब मिलकर एक क्या बना देते हैं? ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, या फिर हम एक क्लब खोल देते हैं। यहाँ पर क्लब का मतलब होगा जहां पर बहुत सारे मेंबर होते हैं, वो क्लब नहीं है जहां पर अपन पार्टियां करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला हम एक क्लब बनाते हैं जहां पर हम इन सब मेंबर्स को जोड़ लेंगे, और भी जो हमारे इस क्लब के अंदर आके मेंबर बनना चाहता है वो बन सकता है, जिसके बदले में हम हर साल एवरी ईयर इनसे कुछ क्या करेंगे? फीस चार्ज करेंगे। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हर साल हमसे फीस ली जाती है, तो स्कूल के स्टूडेंट जो है वो इस स्कूल के मेंबर बनते हैं। और स्कूल क्या है? स्कूल एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है, या इसको आप एक तरीके से क्लब मान सकते हो।
तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो हर साल क्या करेंगे, फीस देंगे, जिसके बदले में स्कूल आपको सर्विस देगा। उसी तरीके से इन सबने मिलकर क्या किया, क्लब बनाया। इन्होंने बोला हम खुद अपने पर्सनल बैट बॉल खरीदेंगे, है ना, हम अपना एक पर्सनल क्या करेंगे, प्लेग्राउंड रेंट पे ले लेंगे, जहां पर सैटरडे संडे को हम क्या करेंगे, क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाएंगे। समझ पा रहे हो? तो इन सबने मिलकर क्या किया, क्लब बना लिया। अब इसमें धीरे धीरे और लोग आते रहते हैं, लोग जुड़ते रहते हैं, ठीक है। क्लब में जो आज 20 मेंबर है तो कभी 25 होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे, इस तरीके से मेंबर्स को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, वो सब यही होते हैं जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब इस क्लब का उद्देश्य क्या है, क्या प्रॉफिट कमाना है क्या? इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। इस क्लब का उद्देश्य क्या है कि जितने भी इसके मेंबर हैं, इन मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करना। सैटरडे को मैच ऑर्गेनाइज करवाना। कई ऐसे भी क्लब होते हैं जो घुमाने का काम करते हैं, हर 5-6 महीने में या हर महीने के एंड में बाहर लेके चले जाते हैं कहीं घुमाने के लिए, ठीक है। इसके बदले वो हर साल उनसे फीस चार्ज करते हैं। तो इन बिजनेस का या इन क्लब्स का, इन ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। क्या होता है इनका उद्देश्य? सर्विस प्रोवाइड करना। अब ये मैच ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां पर टिकट वगैरह भी रख सकते हैं, लोग मैच देखने के लिए आएंगे, उनसे टिकट रखेंगे, टिकट का पैसा कलेक्ट करेंगे और जो पैसा आएगा वापस उसको अपने क्लब में लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर वापस या नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा और मैच ऑर्गेनाइज करवा सके। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये वो चीज है, हम जो ज्यादातर इसके अंदर अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं ना 12th के अंदर, वो किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लब के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? अब ये जो अभी मैंने आपको बताया कि हर साल इनसे कुछ फीस लेते हैं, तो इन क्लब के मेन इनकम का सोर्स क्या क्या हो सकता है, पहले अपन उसकी बात करते हैं, ठीक है। यानी इन एनपीओ में इनकम के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं और इन एनपीओ में एक्सपेंस, खर्चों के क्या क्या सोर्स होते हैं जहां पर हम कुछ एक्सपेंस करते हैं। क्लियर है? तो अच्छे से ध्यान से सुनना इसको। फर्स्ट, क्लब जो खुला था, हर एक मेंबर से हर साल कुछ फीस चार्ज कर रहे थे। यहां पर हमारी अकाउंटिंग के अंदर उसको कुछ नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया है सब्सक्रिप्शन। क्या नाम दिया है? सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन हिंदी में इसे नाम दे दिया चंदा, कि हम चंदा दे रहे हैं क्लब। होता है ना, कई बार हमारे मोहल्ले में भी आ जाता है चंदा दो चंदा दो, तो वो भी मान के चलते हैं कि हम सब उस मेंबर, उस एरिया के क्या बन गए, मेंबर बन गए, वो हमसे चंदा लेने आते हैं हर साल। होली दिवाली पे आते हैं ना, वैसे। तो ये जो क्लब्स होते हैं इसके अंदर हर साल उस आदमी से, जो भी मेंबर्स होते हैं उनसे जो फीस चार्ज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? चंदा। इनकम का सोर्स है क्लब के लिए। आप पूरी अकाउंटिंग इस क्लब की पढ़ने वाले हो। और क्या हो सकता है इन बिजनेस के अंदर इनकम का सोर्स? हो सकता है कई लोग इनके बिजनेस से प्रभावित होकर या इन क्लब से प्रभावित होकर दान देते, डोनेशन होता है कई बार। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको दान भी देते लोग कि हाँ ये अच्छा काम करें, इनको क्या कर दो, दान दे दो। जैसे ऑर्फनेज होते हैं, इनको भी दान मिलते हैं। कई बार स्कूल्स में दान मिलते हैं कि ये मशीन ले जाओ इस बार, ये कूलर ले जाओ, ये क्या एक तरीके से दान, ठीक है। तो दूसरा इनकी इनकम का बड़ा सोर्स क्या होता है? डोनेशन। तीसरा इनकी इनकम का बड़ा सोर्स वो क्या हो सकता है? लेगेसी, जिसे हिंदी में अपन कह सकते हैं विरासत। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो अपनी संपत्ति दान में दे देते है ना। कोई आदमी मरने वाला होता, बोलता आज से मेरी पूरी प्रॉपर्टी क्लब के नाम, होता है ना, कई बार ऐसी चीजें होती है। तो वो क्या होता है? वो विरासत कहलाती है, ठीक है, जो उनके पास में किसी की प्रॉपर्टी आ जाती है। ये उनके इनकम के मेन सोर्स होते हैं। इनके अलावा इनकम का सोर्स क्या हो सकता है? न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं, रद्दी बेच दी। अब छोटे छोटे सोर्स आएंगे, सेल ऑफ न्यूज़पेपर वगैरह मंगवाते हैं क्लब के अंदर, उसको बेच दिया। कई बार इनके पास जो इक्विपमेंट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, रद्दी हो जाती है, उसको बेच देते हैं मार्केट में। सेल ऑफ स्क्रैप बोल सकते हैं, स्क्रैप मींस रद्दी बेच दी इन्होंने, अवशिष्ट सामग्री, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है एक क्लब कुछ बड़े लेवल पे काम करते हैं। अगर बहुत बड़ा क्लब होता है तो इनके पास प्रॉपर्टीज भी होती है, पता। हमेशा सिर्फ छोटे क्लब का मत सोचना, बड़े क्लब का जहाँ पर हजारों मेंबर्स होते हैं, वो हर साल जो पैसा देते हैं इससे अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, खुद का प्लेग्राउंड खरीद लिया, इसको ये रेंट पे दे सकते हैं, कई बार किराए पर, होता है ना। तो इस, जैसे आपने सुना है सिंधु महल क्या है, जो सिंधी हैं वो तो जानते होंगे सिंधु महल क्या है। ये सिंधियों का है पूरा। तो ये इसके जो मेंबर है वो सब कौन है? सिंधी है। अगर ये क्या खाली सिंधी को ही देते हैं क्या मकान? दूसरों को भी तो देते हैं, जिसके बदले में क्या करते हैं? रेंट चार्ज करते हैं। वो एक क्लब है, एनपीओ है, समझ पा रहे हो। तो अगर इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी, किराए पर दी, तो ये भी इनकी इनकम का सोर्स हो सकता है। ये लोगों को पैसा दे सकते हैं उधार में,
जिसके ऊपर ब्याज ले सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो मेन इनकी इनकम के ये सोर्स होते हैं। अगर एक्सपेंस के सोर्स की अगर अपन बात करें तो एक्सपेंस के वही सोर्स होते हैं जो एक नॉर्मल बिजनेस के होते हैं। ये क्लब चला रहे हैं, बिजली का खर्चा आएगा, कुछ इनके यहाँ एम्प्लॉइज काम करेंगे, सैलरी पे करनी पड़ सकती है। इन्होंने कोई प्रॉपर्टी अगर किराए पर ले ली तो किराया चुकाना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है? तो खर्चों के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो सकता है, और क्या हो सकता है? सैलरी, वेतन चुकाया इन्होंने, और क्या हो सकता है? रेंट, किराया चुकाया, और वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी, और बताओ पानी का बिल, और आपके हो सकते हैं लाइक हमने किसी से ब्याज पे पैसा लिया तो हमें ब्याज चुकाना पड़ सकता है उसके ऊपर, है ना। कई बार हम छोटे मोटे मटेरियल खरीद सकते हैं बिजनेस में यूज लेने के लिए, तो एक्सेट्रा। यानी नॉर्मली जो बिजनेस चलता है उसके जो खर्चे होते हैं वो इनके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे हो सकते हैं। तो ज्यादा डिफरेंस क्या है इनकम के सोर्स में? जो भी हम मेनली जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इनकी इनकम के सोर्स क्या क्या होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? तो एनपीओ क्या होता है समझ में आ गया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बिना प्रॉफिट को कमाने के उद्देश्य से काम करेंगे, जिनका मेन मोटिव, मेन उद्देश्य क्या होगा? सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस भी किसको? अपने मेंबर। ये ध्यान रखना, बाहर के लोगों को सर्विस नहीं देते हैं। ये बोलेंगे अगर आपको सर्विस चाहिए तो पहले आपको हमारा मेंबर बनना पड़ेगा, जिसके बदले में हर साल ये कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक इनके ना इनकम का एक सोर्स और होता है एंट्रेंस फीस। कई बार होता है ना कि नए मेंबर बनते हैं, तो जैसे हम स्कूल में जाते हैं एडमिशन फीस लगती है स्कूल में एडमिशन लेने पर, वैसे अगर आप क्लब में मेंबर बनना चाहते हो तो सबसे पहले वो क्या लेते हैं आपसे? एंट्रेंस फीस लेते हैं कि आपकी एडमिशन फीस लगेगी। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस क्या होती है? एडमिशन फीस। ये भी इनकी इनकम का एक सोर्स है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो, तो पहले तो मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं, डेफिनेशन लिख लो। अब देखो इनकम एक्सपेंस तो आप समझ गए। अब 11th क्लास में आपने कुछ एक्सपेंस पढ़े थे, एक बार रिवाइज करवा दो, मुझे पता है, उम्मीद क्या पूरा यकीन है कुछ नहीं आता होगा ये वाला ना। देखते हैं कौन बताता है। क्या क्या एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं? ये पूरा चैप्टर आपके ना 11th के बेसिक पे डिपेंड करेगा। पूरा चैप्टर ऐसा है, अगर आपने अच्छे से पढ़े। बताओ कौन कौन से? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और भी होते थे कुछ। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने मशीन परचेज करी, खर्चा है क्या? खर्चा है। क्यों? एक्सपेंस को दो टाइप में बांटा हुआ है, जो आपने बोला वो टाइप अलग है और जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, एक्सपेंस को हमने मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया। पहले वो एक्सपेंस जो रिवेन्यू एक्सपेंस हो, याद है कुछ? रिवेन्यू एक्सपेंस, और दूसरे कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस इसे हिंदी में हम कहते हैं आयगत व्यय, और इसे कहते हैं पूंजीगत व्यय। रिवेन्यू एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनका बेनिफिट बिजनेस को एक साल के अंदर अंदर हो जाता है। वो सारे एक्सपेंस कौन से होते हैं? रिवेन्यू। और वो एक्सपेंस जिनका बेनिफिट बिजनेस को एक साल से ज्यादा के लिए होता है, वो सारे कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंस। अब जैसे मैंने आपको बोला, मैंने एक मशीन खरीदी, क्या मशीन एक साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी क्या? 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, तो वो एक्सपेंस जरूर है, लेकिन कौन सा एक्सपेंस? कैपिटल एक्सपेंस। इसलिए हम कैपिटल एक्सपेंस को क्या बोल देते हैं? एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंस का नाम ही होता है एसेट्स। ध्यान। क्लियर? तो बिजनेस के अंदर दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं। एक तो वो जिनका बेनिफिट बिजनेस को विद इन 1 ईयर होता है। विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर जिसका बेनिफिट हो जाएगा, यानी एक साल के अंदर अंदर वो चीज खत्म हो जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवेन्यू। और जो एक साल से ज्यादा के लिए चलती है, विच बेनिफिट मोर देन 1 ईयर,
जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा के लिए होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंस। क्लियर है? तो जितने भी हम पेमेंट करते हैं वो पेमेंट दो ही चीज के हो सकते हैं, या तो रिवेन्यू टाइप के हो सकते हैं या फिर कैपिटल टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, रिवेन्यू टाइप के अंदर एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो बताओ, सैलरी पे करी, रिवेन्यू है कि कैपिटल है? रिवेन्यू। 1 साल छोड़ो, 1 महीने में बेनिफिट खत्म हो जाता है। हर महीने अपन सैलरी पे करते हैं, अगले महीने वापस वो सैलरी मांगता है, तो उसने जो हमें वर्क दिया उसके बदले में 1 महीने के अंदर अंदर उसने वो खत्म कर दिया। क्लियर हुआ पॉइंट? यही अगर मैं बोलूं मैंने प्लांट खरीदा, मशीन खरीदी, कैपिटल एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि प्लांट और मशीन 1 साल से ज्यादा के यूज में आती है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो सैलरी पे करते हैं अपन, क्या है, रिवेन्यू टाइप का। रेंट पे करते हैं अपन, क्या है, रिवेन्यू टाइप के। और बताओ, अभी भी एग्जांपल लिख रहे हैं इतने सारे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इंटरेस्ट, ब्याज दिया मैंने। अच्छा एक बात बताओ, एसेट्स जो है वो तो कैपिटल टाइप की है, लेकिन एसेट्स पे मैं एक चीज लगाता हूं हर साल, डेप्रिसिएशन। क्या है, रिवेन्यू या कैपिटल? रिवेन्यू। बताओ क्यों? क्योंकि हर साल लगता है। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन का आएगा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन। यहाँ क्या क्या आ सकते हैं एग्जांपल में, प्लांट परचेज किया, मशीन परचेज की, मशीन परचेज, बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग परचेज। अब ये तो हमने बात करी एक्सपेंस की, ठीक है। क्या कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकती है? क्या रिसिप्ट मिलना? यस, खरीद रहा हूं तो पैसा जा रहा है, एक्सपेंस बन गया, पर अगर इसको बेचूंगा तो पैसा आएगा, तो रिसिप्ट बन गई। इनकम नहीं बोल रहा हूं, रिसिप्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहां से इस एक्सपेंस को हटा दूं तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं प्लांट परचेज या सेल? दोनों क्या हो गया, कैपिटल नेचर। ठीक है, तो मैं यहां से अब रेवेन्यू एक्सपेंस की जगह लिख रहा हूं रेवेन्यू नेचर, कैपिटल एक्सपेंस की जगह क्या लिख रहा हूं, कैपिटल नेचर। क्लियर? पूंजीगत प्रकृति के और आयगत प्रकृति के। अब बताओ, अगर मैं कहीं पर काम कर रहा हूं तो मुझे सैलरी मिल भी तो सकती है। अब मुझे जो सैलरी मिल रही है उसका बेनिफिट भी तो मुझे 1 साल के अंदर अंदर ही हो रहा है, क्या बन जाएगा, रेवेन्यू। समझ रहे हो? तो यही सारी चीजें जो हमने पे करी वो हमें रिसीव भी हो सकती है। सैलरी पे करी, रेवेन्यू टाइप का, सैलरी रिसीव हुई, रेवेन्यू टाइप की। रेंट पे किया, रेवेन्यू टाइप का, रेंट रिसीव हुआ, रेवेन्यू टाइप के। ठीक है, तो मैं यहाँ एक्सपेंस की जगह लिख रहा हूं रिसिप्ट और पेमेंट, यानी जो हमें प्राप्त होता है या जो हम भुगतान करते हैं वो 2 तरीके के हो सकते हैं। ये मैंने पहले एक्सपेंस से समझाया, फिर मैंने इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट में कन्वर्ट किया। रिवेन्यू नेचर के, कैपिटल नेचर के। रिवेन्यू नेचर के वो जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर होगा, कैपिटल नेचर के वो जिसका बेनिफिट विद इन मोर देन 1 ईयर होगा, 1 साल से ज्यादा के लिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो कभी मिल नहीं सकता, इंटरेस्ट हम पे भी कर सकते हैं और मिल भी सकता है। डेप्रिसिएशन कभी मिलेगा नहीं, तो ये नॉर्मली आ जाएगा। प्लांट खरीदा तो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, प्लांट बेचा तो प्लांट बेचा तो कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगी, और प्लांट खरीदा तो कैपिटल पेमेंट हो जाएगा। कुछ पूछना चाहिए विधि? अंशु को पूछना है, मैं पूछ नहीं सकता। बोलो। ये चीजें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो हम अकाउंट्स बनाएंगे, ध्यान रखना वो सारे के सारे अकाउंट्स डिपेंड करेगा कि आपका ये नॉलेज कैसा है। पहले बोल रहा हूं, अगर इन चीजों को आप सीरियसली नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके आपको तकलीफ होगी। इसलिए अगर कोई भी डाउट आए ना तो हाथों हाथ पूछ लो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, या ये चीज समझ में नहीं आई। कोई एग्जांपल पूछ सकते हो कि सर ये क्या है, कैपिटल है कि रिवेन्यू है। आगे सब समझ में, जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर होगा या 1 साल में जो चीज रिपीट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू नेचर। जो जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए होगा, या जो 1 साल के अंदर अंदर रिपीट नहीं होता है, 2 या 3 साल लगते हैं उसको रिपीट होने में। जैसे प्लांट आज खरीद लिया तो क्या हर साल खरीदूंगा? नहीं, 2-3 साल बाद खरीदूंगा। समझ में आ रहा है? बिल्डिंग आज खरीद ली, क्या हर साल बिल्डिंग खरीदते रहेंगे क्या? क्लियर? अब इसको छाप दो फटाफट, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन। अब देखो, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इन बिजनेस के अंदर कौन कौन से आपको अकाउंट्स बनाने। मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आपके ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका डिफरेंस भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाभ कमाने वाले संस्थान होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, उसमें और इन बिजनेस में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, दोनों में फाइनल अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस है। फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं, एक तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट जिससे वो निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, फिर वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे उनका निकलता है नेट प्रॉफिट, और फिर वो बनाते हैं बैलेंस शीट जहां पर उनकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आती है। अगर अपन एनपीओ की बात करें तो एनपीओ भी 3 अकाउंट्स बनाएगा इसके फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, फाइनल अकाउंट। इसके फाइनल अकाउंट में सबसे पहला एक अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं प्राप्ति व भुगतान खाता। प्राप्ति व भुगतान खाता। दूसरा ये अकाउंट बनाते हैं अपने पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अकाउंट हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आय व्यय खाता। आय व्यय खाता। और तीसरा ये भी अपने पास बैलेंस शीट ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जिसे हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, चिट्ठा, या और क्या बोला जा सकता है, तुलन पत्र और स्थिति विवरण। इससे बड़ा हिंदी है सर, एक ही नाम है इन इंग्लिश। 3 अकाउंट्स हमें सीखने इसके अंदर। आपके एग्जाम के अंदर ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और इस पूरे चैप्टर में अगर आपने ये समझ लिया इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनता है तो चैप्टर हो गया। और इस चैप्टर में ये बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए 11th क्लास का बेसिक नॉलेज। ठीक है, क्या एक्सपेंस होते हैं, क्या इनकम होते हैं, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है। इसके लिए मैंने आपको पहले वो समझा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं और कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे इजी जो इसमें पड़ेगा वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कुछ नहीं करना, कैश बुक होती है हमारी। कैश बुक बनाई थी आपने 11th क्लास में, बस वही है। सेम ये कैश का अकाउंट ही होता है। पैसा आया तो डेबिट में लिखो, पैसा गया तो क्रेडिट में लिखो, बस। सोचना यहां पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और बैलेंस शीट सेम वैसे बनती है जैसे आपने बनाई थी 11th क्लास के अंदर। मैं फिर ये मान के चल रहा हूं कि आपको इनमें से कुछ नहीं आता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको ये कराऊंगा मैं। ठीक है, अब आपको ये नहीं उतारना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या बनाते हैं, आपको डायरेक्टली ये उतारना है एनपीओ अपने यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करेगा। पूरे चैप्टर में 3 अकाउंट्स पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ये छाप दो फटाफट।